नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पे। आज हम जानेंगे जोनाथन हैडेट की किताब द एंग्सियस जनरेशन, हाउ द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस। लेखक जोनाथन हैडेट सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, जो यह समझाना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी, खासकर जेन जेड 1995 से 2010 तक के जन्मे बच्चे क्यों इतनी चिंता, अवसाद और मानसिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड है, यानी बचपन के पूरे ढांचे को बदल देने वाली तकनीकी क्रांति। जहाँ पहले बच्चे बाहर खेलते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे, बाहरी दुनिया को जानते थे, दोस्तों से मिलते थे, उनका आमना-सामना करते थे और बहुत सारे नए-नए अनुभवों को पाते थे। गलती करते थे, सीखते थे, जीवन में आगे बढ़ते थे, हो सकता कभी उनको चोट भी लग जाए। लेकिन अब समय ऐसा है कि आजकल के बच्चे स्क्रीन पर अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, कोई भी चीज़ जाननी हो तो उसके लिए चैट जीपीटी का यूज़ करना, गूगल का, परप्लेक्सिटी का यूज़ करना, यानी मस्तिष्क इतना संकुचित हो चुका है कि हम अपने जीवन में बस एग्ज़ैक्ट वही चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो हमारे प्रश्न लिखे हैं और उसका उत्तर। इसके अलावा और भी अन्य क्या चीज़ें हैं उसे जानने का बच्चे प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही वो सोशल मीडिया पे अपने लाइक से अपना आत्मसम्मान मापते हैं। छोटे-छोटे बच्चे यूट्यूब रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं और वो ये खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं और कितना बेहतर काम कर रहा हूँ। साथ ही उनकी जो दुनिया है वो वर्चुअल दुनिया में ही फँस कर रह गई है। हेड्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के चक्कर में उन्हें कमज़ोर बना दिए हैं। क्योंकि माता-पिता को लगता है कि अगर बच्चा घर में है तो सुरक्षित है, अगर बाहर जाएगा तो चोट लगेगी, हाइजीन की फ़िक्र है, पता नहीं किस संगति में रहेगा, किससे बात करेगा, गलत चीज़ें सीखेगा, इसलिए वो ज़्यादातर अपने बच्चों को घर के अंदर रखते हैं। और आजकल की पढ़ाई भी इस रूप में हो रही है कि बच्चे स्कूल से घर आते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, उसके बाद से उनके पास इतना समय ही नहीं रहता है। और जो समय मिलता है वो उनका स्क्रीन टाइम में बीत जाता है और फिर से वो अपनी शाम की पढ़ाई, होमवर्क करना ये सारी चीज़ें शुरुआत कर देते हैं। आइए जानते हैं अध्याय 1 द ग्रेट रिवायरिंग, बचपन की तारें उलझ गईं। इस अध्याय में हेड्स बताते हैं कि 2010 के आसपास स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया का विस्फोट हुआ। उसी समय से किशोरों में डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस का ग्राफ तेजी से बढ़ा। ये शब्द आज के समय में इतना सामान्य हो गए हैं कि छोटे बच्चा भी डिप्रेशन शब्द का उपयोग करता है। बोलता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे स्टडी का प्रेशर है, मुझे अकेलापन महसूस होता है। पहला जो बचपन था उसमें बच्चे प्ले बेस्ड थे और अब के बच्चे फ़ोन बेस्ड हो गए। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, मस्ती करते थे और आज के बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ़ फ़ोन का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी ने बच्चों का बचपन चुरा लिया है। यह बिल्कुल सत्य है। लेखक की कही गई बात बिल्कुल सच साबित होती है। टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन में इस तरह घुस चुकी है कि वो बच्चों का बचपन ही नहीं, बड़े भी अपने बच्चों पर फ़ोन के अलावा और भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम तुरंत गूगल, साथ ही परप्लेक्सिटी या एआई चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बच्चे भी कोई भी चीज़ जानना हो तो वो पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं। जहाँ पहले बच्चे मोहल्ले में छिपन-छिपाई, गुल्ली-डंडा खेलते थे, अब इंस्टाग्राम रील्स में खोए रहते हैं। ये बदलाव हमारे मस्तिष्क की वायरिंग को बदल रहा है, यानी डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम। पहले बच्चों को बाहर खेल करके रिवॉर्ड मिलते थे, आज बच्चों को अपने लाइक्स
और सब्सक्राइब देख कर के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आज बच्चे अपनी रील्स वीडियो देख कर के खुश होते हैं। उनको वहाँ से रिवॉर्ड मिलता है, वहाँ से एंटरटेनमेंट मिलता है और वहाँ से उनको खुशी मिलती है। अब सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग से एक्टिवेट होता है, ना कि असली जीवन के अनुभव से वह सीखते हैं। आइए जानते हैं अध्याय 2, ओवर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा का जाल। हैरेट इस अध्याय में बताते हैं कि माता-पिता सुरक्षा के नाम पर बच्चों को हर जोखिम से बचा रहे हैं। वो उन्हें साइकिल चलाने से गिरने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्हें साइकिल नहीं देते, मोटरसाइकिल नहीं देते, कार चलाना नहीं सीखने देते, बाहर कहीं घूमने जाने नहीं देते कि बच्चे को कहीं चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, कैसे जाएगा? इसीलिए वो बाहर खेलने भी नहीं भेजते हैं और हर समय एक बच्चा घर के अंदर रहता है। घर के अंदर ही खेलो, घर के अंदर ही साइकिल चलाओ, वो बाहरी दुनिया को जान ही नहीं पाता है। परिणाम होता है कि बच्चों में रेज़िलियंस और इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। यानी भविष्य में उनकी किसी भी तरह की अगर समस्या आएँगी तो वो उसको टैकल करने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि उसने बचपन से ही हमेशा निर्भरता जीवन जिया है। सब कुछ उसे बिना माँगे ही मिल गया है, बिना मेहनत किए ही मिल गया है। साथ ही बच्चे स्वतंत्रता के साथ जीवन को नहीं जी पाते, वो कोई निर्णय जीवन में नहीं ले पाते कि उन्हें करना क्या है। जो बच्चा गिरकर उठना नहीं सीखता, वो जीवन के गिरने से डरता रहता है। यानी जीवन में जब भी असफलता आएगी, वो टूट जाएँगे, सुसाइड कर लेंगे, खुद को अकेला कर लेंगे, कोई भी गलत विचार अपने ऊपर हावी कर लेंगे। इससे बच्चे छोटी-छोटी असफलताओं से भी डरने लगते हैं और मेंटल इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है। आइए जानते हैं अध्याय 3, द रिस्क ऑफ द फोन बेस्ड चाइल्डहुड। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे स्मार्टफ़ोन बचपन का केंद्र बन गया है। कुछ सर्वे के अकॉर्डिंग औसतन एक किशोर दिन में 6 से 8 घंटे फ़ोन पर बिताता है। जहां हम बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल किस तरीके से बना करके उन्हें अपनी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो फ़ोन के यूज़ से अपना अटेंशन स्पैन घटाते जा रहे हैं। कुछ सर्वे ये बताते हैं कि 12 साल की उम्र में 80% बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन है। यह रेशियो इतना ज़्यादा है कि गिने-चुने बच्चों के पास फ़ोन है, यानी वही माता-पिता नहीं दिला सकते जो सक्षम नहीं। और कुछ शोध ये बताते हैं कि सोशल मीडिया डोपामाइन लूप से लत बनता जा रहा है। चाहे नशा शराब का हो, चाहे नशा फ़ोन का हो, दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि जीवन में दोनों ही रुकावट पैदा करते हैं। एडिक्शन शब्द ही ऐसा है जो चीज़ों को अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित कर लेता है कि दिमाग उस रिवायरिंग से निकाल नहीं पाता। हैड बताते हैं कि बच्चे अकेले नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें साझा नहीं करते हैं, बाँटते नहीं हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि या तो माता-पिता के पास इतना समय ना हो कि वो उनकी बातें सुनें, या फिर कभी उन्होंने कहने की कोशिश की हो और माता-पिता ने उनकी बातों पर गौर ना किया। वर्चुअल कनेक्शन में रियल कनेक्शन को खत्म कर दिया है, क्योंकि आज के समय में सब अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं धनार्जन करने में कि कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। जब बच्चा अपने सारे सवालों का जवाब चैट जीपीटी से जानेगा, तो फिर वो ज़िंदगी के असली अनुभव को कैसे पाएगा? वही चीज़ जब एक माता-पिता बताता है, तो बहुत सारे उदाहरण और अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को, जीवन में घटित घटनाओं को माता-पिता अपने बच्चों से बाँटता है और उसे बताता है कि ऐसी परिस्थितियों में निर्णय किस तरीके से लिया जाता है। आइए जानते हैं अध्याय 4, सोशल डेप्रिवेशन यानी असली दोस्ती की कमी। हेड्स के अनुसार
असली फेस टू फेस रिश्तों में कमी ने किशोरों को इमोशनली कमज़ोर बना दिया है। आज के समय में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? फ़ोन से बात कर लिया। बस कोई फेस्टिवल आया तो व्हाट्सएप पे सबको शुभकामनाएँ भेज दिए। आज के समय में कोई इतना खाली ही नहीं है कि 1 घंटे किसी से बात करे और अपने मन की सारी बातें साझा करे। क्योंकि पहले से ही हम कहते आ रहे हैं, जानते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ़ हो और जब हम किसी से अपने दुःख को बाँट देते हैं, तो आधी समस्या का समाधान तो ऐसे ही हो जाता है। पर आज का समय बदल गया है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है, जिससे आप खुलकर हर एक चीज़ पूछ सकें। जहाँ आप बेझिझक अपनी बातें कह सकें, बिना ये सोचे कि कोई मेरा जजमेंट करेगा। आजकल जो हमारी बातचीत है, वो इमोजी में सिमट गई है। एक नमस्कार का चला गया, एक स्माइली फेस चला गया और पूरी बात कंप्लीट हो गई। साथ ही एम्पैथी घट गई है। लोग दूसरे के दुःख को सुनना नहीं चाहते, ना ही उसके प्रति सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसके जीवन में क्या घटित हो रहा है और बिलॉन्गिंगनेस की भावना टूट गई है। इससे बच्चों को लगता है कि वे अकेले हैं, जबकि वे हर समय कनेक्टेड हैं। कहने के लिए तो बच्चे घर में हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। क्योंकि वो अपनी अंदर की बातें किसी से साझा नहीं कर पा रहे और जिन दोस्तों से वो साझा करते हैं, वहाँ से उनको सही राय नहीं मिलता है। यानी हाइपर कनेक्टेड बट डीपली लोनली जनरेशन। कहने के लिए तो घर में हैं, पर फिर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं अध्याय 5 स्लीप डेप्रिवेशन, नींद की चोरी। फ़ोन की नीली रोशनी जो ब्लू लाइट्स जलती है और देर रात नोटिफ़िकेशन नींद को प्रभावित करता है। जब भी हम देर रात तक फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमारी नींद गायब हो जाती है और आज के समय में पढ़ाई के नाम पे कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बच्चे रात को लंबे समय तक फ़ोन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से अटेंशन स्पैन भी घट रहा है, आँखों पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही मस्तिष्क पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार औसतन किशोर पहले की तुलना में 1.5 घंटे कम सो रहे हैं। न्यूटन 10 घंटे सोते थे, जिसे रिसर्च बताती है। उसके बाद वो अपने कार्य को करते थे। न्यूटन एक ऐसे बालक थे जिन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क पाया। उनके हर एग्ज़ाम में 30 मार्क्स आते थे और स्कूल वालों ने ये कह कर के निकाल दिया कि आपका बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है। और आज उनकी कामयाबी को, उनके शोध को कौन नहीं जानता। उनके लॉज़ पढ़े जाते हैं, जीवन में अप्लाई किए जाते हैं। नींद की कमी से एंग्ज़ायटी, मूड स्विंग्स और अटेंशन प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे 60 सेकंड की रील्स देख रहे हैं। इससे उनका अटेंशन स्पैन घटते जा रहा है। इस पे ना जाने कितनी लाखों वीडियोज़ बनी होंगी, किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ हमें कहना है कि अब बस। और नींद की कमी के कारण हो रहे एंग्ज़ायटी से हम अत्यधिक क्रोध भी कर रहे हैं, साथ ही चिड़चिड़े बन रहे हैं और अपनी बातें किसी से साझा नहीं कर रहे हैं। हैरेट कहते हैं कि हर रात जब हम अपने बच्चों को फ़ोन के साथ सुलाते हैं, तो हम उनकी नींद चुरा रहे होते हैं। आज के समय में बहुत आसान हो गया है कि बच्चा अगर भोजन नहीं कर रहा है, तो उसे फ़ोन पकड़ा दें और बच्चा फ़ोन देखते-देखते खाना खा लेता है। जबकि मैंने बीके शिवानी बहन की वीडियोज़ देखी और वो कहती हैं कि खाना खाने के दौरान जो भी चीज़ें हम देखते हैं, उसे हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं।
यानी उस समय ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो हम सीखना नहीं चाहते। अगर खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ़ भोजन पर ही होना चाहिए। अपना पूरा ध्यान हम उस अन्न पर रखें क्योंकि एक-एक दाना हमारे शरीर का पोषण कर रहा है। आइए जानते हैं अध्याय 6 अटेंशन फ्रैगमेंटेशन यानी ध्यान का टूटना। कांस्टेंट नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस और मल्टीटास्किंग से ध्यान बिखर गया है। अब बच्चों के दिमाग में लॉन्ग अटेंशन स्पैन की जगह टिक टॉक अटेंशन स्पैन आ गया है, यानी 60 सेकंड का वीडियो। फोन में हमेशा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, किसने कौन सी वीडियो अपलोड की है या उनको देख करके मुझे कौन सी वीडियो बनानी है। कोई भी चीज़ आज के समय में वायरल हो जा रही है तो उस पे हज़ारों और वीडियो बन जा रहे हैं। लोग एक साथ मल्टीटास्किंग वर्क कर रहे हैं, खाना भी बनाना, पढ़ाई भी करना, सफाई भी करना, सब कुछ एक साथ। बच्चे लिखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पर ज्ञान कहाँ मिल रहा है? इस तरीके से तो ना ही आप टीवी ही देख पा रहे हैं और ना ही आप पढ़ ही रहे हैं। ध्यान तो कम होते जा रहा है, मस्तिष्क तो घटते जा रहा है। हेडेट इसे मेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। हर 2 सेकंड में दिमाग नया इनपुट चाहता है। इसीलिए आज के समय में बच्चे लगातार पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ी ही देर में बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं कि अब नहीं कर सकता, अब मुझे ब्रेक चाहिए। पर वही जब हम विवेकानंद जी की बात करते हैं, तो आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि इतना लंबा उनके पास अटेंशन स्पैन था? वक़्त मिले तो विवेकानंद जी की पुस्तकों को या उनकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। असली जीवन में और पढ़ाई की गहराई की ज़रूरत होती है, जो अब धीरे-धीरे बालकों के जीवन से खत्म होते जा रही है और घटती ही जा रही है। ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों पे हम ध्यान दें कि हमारे बच्चे का समय अधिकांश किन कार्यों में जा रहा है। कहा जाता है कि अगर अपने बच्चों के बर्ताव के बारे में जानना है या बच्चों के विचारों के बारे में जानना है तो उनकी संगति को देख लीजिए कि वो किस संगति में, किस परिवेश में है। इससे आप अपने बच्चे के विचारों का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो सिर्फ उन्हें घर में बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें थोड़ी-सी स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। वो खेले, गिरे, चोट लगे, उसका इलाज हो, पर वो जीवन में अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम बन सके। आइए जानते हैं अध्याय 7 द इमोशनल क्राइसिस भावनात्मक विस्फोट। अब बच्चे छोटी-छोटी बातों से टूट जाते हैं, कंपेयर करने लगते हैं और वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं। एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए, तो उसने ज़्यादा पाया, मेरे कम हो गए। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी डाँटते हैं कि कैसे तुमने कम नंबर लाया। बच्चे अपने महत्व को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। बच्चे क्लास में टॉप करना चाहते हैं, फर्स्ट पोज़ीशन पाना चाहते हैं, हर चीज़ में अव्वल। चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो या फिर क्लास के एग्ज़ाम में हो, चाहे पोएट्री सुनाना हो, उनको हर जगह प्रथम स्थान चाहिए। और अगर वो स्थान कोई और ले लिया, तो वो दुखी हो जाते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आजकल लड़कियों में सोशल कंपैरिज़न ज़्यादा हो गया है। शोध बताता है कि वो ये जानने की कोशिश करती हैं कि कौन ज़्यादा सुंदर है। वो सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। मेकअप, कौन-सी लड़की कौन-सा क्रीम लगाती है, किस तरीके से हेयर को रखती है, किस तरह के ड्रेसेस को पहनती है। साथ ही वो ये जानने की कोशिश करती हैं कि किसकी पोस्ट को कितने लाइक्स मिले हैं। मेरे द्वारा दिए गए पोस्ट को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो उसी कार्य को दोहरा रही हैं जो दूसरे लोग कर कर के अपने लाइक्स को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो सही हो या गलत हो, उन्हें बस
पॉपुलैरिटी चाहिए। साथ ही वो ये भी जानने की कोशिश करती हैं कि किसको इग्नोर किया जा रहा है, क्या कमी हो रही है कि लोग उसको देख नहीं रहे, पसंद नहीं कर रहे हैं। आजकल लड़कियाँ सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। इससे बॉडी इमेज इश्यूज़ आ रही हैं, सेल्फ एस्टीम गिर रहा और डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। हर लड़कियाँ ज़ीरो फिगर चाहती है, जिसकी वजह से उन वो अपना वेट लॉस बहुत करती हैं, अच्छे से भोजन नहीं करती हैं, सारे प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स सारी चीज़ें वो भरपूर मात्रा में नहीं ले रही। लड़के ज़्यादा समय गेमिंग में भागते हैं, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड बनाना है। वो चाहते हैं कि आज के समय में तो ऐसे भी गेम्स आ गए हैं जो एक तरीके से धनार्जन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। अगर हम देखें तो हर मॉल में गेम्स के लिए बच्चों के बनाए गए हैं। बच्चे वहीं जा कर के गेम खेलते हैं। पर क्या सच में उन गेम से बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ रहा है या बस वहीं तक सीमित हो जा रहे हैं? गेमिंग की वजह से बच्चे रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को बाहरी दुनिया भी दिखाई जाए, बाहरी की चीज़ों को भी सीखें। जहाँ हम गिल्ली-डंडा खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, रेस लगाते थे। आज बस हम एक जगह बैठे-बैठे सारी चीज़ें करें, जिसकी वजह से ओबेसिटी सबसे सामान्य बीमारी हो गई है। फैट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, बहुत सामान्य सी चीज़ें आज की जनरेशन के लिए हो गई है। आइए जानते हैं अध्याय 8 द डाटा स्पीक्स आंकड़ों की सच्चाई। हैट्स ने 2010 से लेकर 2020 के बीच कई देशों का डेटा का अध्ययन किया है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 2020 क्षमा कीजिए 2012 के बाद किशोरों में डिप्रेशन दोगुना हो गया है। यानी मोबाइल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग बाहरी दुनिया को जानना ही नहीं चाहते। अपने में सिमट के रह गए हैं, अपनी चीज़ें खुद से ही साझा करना, खुद से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, दूसरा उनकी कोई कमियों को ना जाने, दूसरा उनमें कोई सुधार ना लाए, दूसरा उनको कोई राय ना दे। ये शब्द इतना कॉमन हो गया है कि 7-8 में पढ़ने वाले बच्चे भी कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। शायद उन्हें डिप्रेशन की एक सही परिभाषा भी नहीं पता हो, लेकिन ये शब्द इतने कॉमन हो गए हैं कि जब चीज़ें उनसे हैंडल नहीं हो रही हैं, तो ये शब्द बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। सुसाइडल थॉट्स में 150% वृद्धि हुई है। यानी बच्चे बाहरी वातावरण में रह ही नहीं रहे हैं, वो जीवन के उतार-चढ़ाव से सीख ही नहीं पा रहे हैं। और जब भी कठिनाई उनके सामने आ रही है, तो उन्हें लगता है कि मर जाना सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ना रहूँगा, ना प्रॉब्लम्स आएँगी। पर सच कहूँ तो सुसाइड कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। वो आपके जीवन की समस्याओं को बढ़ा करके जाता है, जिसे आप पीछे अपने जीवन में छोड़ कर जाते हैं। उनके लिए आप दुःख, संताप, कष्ट, पीड़ाएँ छोड़ कर के जाते हैं और एक बहुत बड़ा गिल्ट निरंतर वो व्यक्ति सोचता रहता है कि कहाँ त्रुटि हो गई कि मेरे बच्चे ने इस तरह का निर्णय ले लिया। एंजाइटी डिसऑर्डर 200% तक बढ़ गए हैं। ये आंकड़े इतने ज़्यादा हैं कि सुनकर के ही डर लगता है। यानी चिंताएँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि 200% मतलब सुनकर के भी लग रहा है कि ये क्या है? हर छोटी-छोटी चीज़ें हमें दुःख ही दे रही है। हम चिंता कर रहे हैं, हम तनाव में हैं।
हमें कष्ट हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया, हम पढ़ाई में असफल हो गए, किसी कार्य को समय से पूरा नहीं किया, बॉस ने डाँट दिया, किसी टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पाए, किसी गोल को अचीव नहीं कर पाए। हर एक चीज़ बस एंग्ज़ायटी। क्या हम अपने सोचने के तरीके में थोड़ा-सा बदलाव नहीं ला सकते? क्या थोड़े से हमारे बदलाव से हमारा जीवन नहीं बदल सकता? एक बार विचार कीजिएगा। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई विकसित देशों को देखने को मिला है। इस तरीके के आंकड़े सिर्फ अमेरिका में नहीं है। सभी देश का लगभग इसी प्रकार का रेशियो है। फ़ोन में बच्चे इस तरीके से खो गए हैं कि लाखों बीमारियाँ हो रही हैं। फ़ोन को हटाते ही बच्चे चिल्लाना और रोना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा समय हुआ है। आइए जानते हैं अध्याय 9 द वे फॉरवर्ड समाधान की राह। अब सवाल यह है कि क्या हम ये ट्रेंड बदल सकते हैं? जोनाथन हैडिट कहते हैं हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं हम इसे। उन्होंने हर क्षेत्र में अलग-अलग सुझाव दिया है। जैसे कि स्कूल के लिए सुझाव दिया है कि स्कूल को फ़ोन फ्री ज़ोन बनाया जाए। यानी जब बच्चे स्कूल में जाएँ तो उनके पास फ़ोन ना हो, किसी भी प्रकार से फ़ोन इस्तेमाल ना किया जाए। जिससे बच्चे जितने देर तक स्कूल में हैं, फ़ोन से दूर रहें। खेल, कला और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए, यानी बच्चों को प्लेइंग में इंटरेस्ट दिया जाए, वो आर्ट्स बनाएँ, साथ ही सोशल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज़ करें, योगा करें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करें जैसे कि उनके लिए खाना बनाना आजकल बहुत लोगों का पैशन है। उस पर कर सकते हैं वो। बहुत सारे बच्चों को घूमना बहुत पसंद है, तो वो टूरिस्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। आज के समय में इतने विषय हैं कि उसको बारे में हम कितना भी पढ़ लें, पर हमारा ज्ञान कम ही रहता है। बच्चों के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी का निर्माण करें, जिससे बच्चे बेहतर से बेहतर किताबों को पढ़कर जीवन में अपनी मजबूती ले आएँ। साथ ही बच्चों को असली इंटरैक्शन का मौका दें। हर बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। बहुत बार बच्चों को स्टेज से फ़ियर होता है। हमें बच्चों को हिम्मत देनी चाहिए कि वो स्टेज पे जाकर के बोल्डली बोल सकते हैं। ये कभी नहीं शब्द आने चाहिए कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। उनसे ड्राइंग बनवाइए, बच्चों को एक-दूसरे के साथ बहुत लंबे तक बात करने का मौका दीजिए। बच्चे एक साथ कहीं घूमने जाएँ, उनके लिए टूर प्लान किया जाए। साथ ही विविध जानवरों के बारे में उन्हें बताया जाए, जिससे वो बहुत ऐसी चीज़ें सीखें, जिससे वो जान पाएँ कि एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। डार्विन का जीवन इसी तरीके से रहा। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें स्पीशीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो हर एक स्पीशीज़ के बारे में, कीड़े-मकोड़े के बारे में, फूल के बारे में वो जानना चाहते थे। उनके पिता बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन आज डार्विन को हर कोई जानता है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ उनकी पॉपुलर बुक। आइए जानते हैं माता-पिता के लिए क्या सुझाव है। बच्चों को देर से स्मार्टफ़ोन दें। कम से कम 16 वर्ष के बाद हमें बच्चों को स्मार्टफ़ोन देना चाहिए। उस उम्र तक बच्चे बहुत हद तक सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं। जीवन में क्या करना है, फ़ोन का उपयोग कितना करना है और किस चीज़ के लिए करना है। साथ ही बच्चों की स्क्रीन टाइम को सीमित कर दें। उनके लिए सीमित कर दें कि आप इतनी देर पढ़ाई किए हैं, तो आपको बस इतने देर ही फ़ोन यूज़ करना है। साथ ही आप बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि फ़ोन की ज़्यादा यूज़ करने से उनके जीवन में किन-किन प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और जब वो सच्चाई को खुद से देख लेते हैं, तो वो खुद से निर्णय लेते हैं कि मैं फ़ोन का यूज़ कम करूँगा। अपना ज़्यादा वक़्त फ़ोन पे बर्बाद नहीं करूँगा। स साथ ही
नो फ़ोन बेडरूम नियम बनाया जाए, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। शोध में ये भी बताया गया है कि सिर के पास फ़ोन रखने से उसकी किरणें हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाती है। फ़ोन अगर बेडरूम में रहेगा तो नोटिफ़िकेशन आया तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा, हमारी नींद खुलेगी। साथ ही बच्चों को उन्हें बाहर खेलने, घूमने और एक्सप्लोर करने दें। उन्हें छोटी-छोटी चीज़ें जानने दें। वो खेलेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, तो वो चीज़ों को सीखेंगे। घूमेंगे तो दुनिया को देखेंगे, समाज को देखेंगे, लोगों की पहचान होगी, ज़िंदगी की कठिनाइयों की जानकारी होगी, ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव की समझ होगी। आइए जानते हैं समाज और नीति के लिए सुझाव। सरकार और टेक कंपनियां एज वेरिफिकेशन लागू करें, यानी इस तरह का नियम बनना चाहिए कि इस उम्र के अवस्था के बाद ही बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या फिर फ़ोन दिया जाना चाहिए और इस ये नियम कड़े रूप से पालन भी किए जाने चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सकें। सोशल मीडिया के एडिक्टिव डिज़ाइन पर नियंत्रण लगाया जाए। ऐसे कंटेंट बनाने से रोका जाए जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता हो। जबकि ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट बनाया जाए कि बच्चे अगर देखें भी तो कुछ बेहतर चीज़ सीखें। हर किसी अनर्गल चीज़ को आगे ना बढ़ाया जाए। सिर्फ ज्ञानवर्धक चीज़ों को ही आगे बढ़ाया जाए। जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो, फिज़िकल डेवलपमेंट हो, उनको अवेयरनेस आए, वो जीवन की अहमियत को समझे। इसलिए सोशल मीडिया के जो अनियंत्रित चीज़ें हैं, उस पे रोक लगाना बेहद आवश्यक है। समुदाय में मिलकर यह तय हो कि स्मार्टफ़ोन बाद में, बचपन पहले। यानी एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण हो, जो कि ये निर्धारित करे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है। उनको अपना बचपन जीने की ताकत देनी है, समझाना है, बताना है। क्योंकि एक बार जब ये वक़्त बीत जाएगा, तो फिर लौट कर नहीं आएगा। रह जाएगा तो सिर्फ़ एक अफ़सोस। फिर से बचपन लौटाएँ। जोनाथन हैड का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। हम बच्चों को तकनीक नहीं, आज़ादी लौटाएँ। आवश्यकता पड़ने पर वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान अपने आप पा जाएँगे। आज ज़रूरी है कि हम बच्चों को बाहरी दुनिया से परिचित कराएँ, उन्हें समझ दें, बाहरी दुनिया की जानकारी लें। खेले, कूदे, दौड़े, भागे, पेड़ पे चढ़े, पेड़ के फलों को तोड़ कर के खाएँ। बाहरी लोगों को देखें, अलग-अलग बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखें और उनसे सीखें। लेखक कहते हैं कि अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को एंग्ज़ायटी से बचाना है, तो उन्हें फिर से मिट्टी में खेलने के लिए भेजना पड़ेगा। उन्हें बार-बार गलतियों से सीखना पड़ेगा और सच्ची दुनिया को जीने का मौका देना होगा। वो बचपन की मस्ती कहाँ अब रही, वो बचपन की मस्ती कहाँ अब रही, जहाँ खेल में भी एक दुनिया बसी थी कहीं, जहाँ खेल में भी एक दुनिया बसी थी कहीं। अब स्क्रीन में सिमट गई हँसी उनकी, अब स्क्रीन में सिमट गई हँसी उनकी, तकनीक ने छीन ली वो बेफ़िक्र घड़ी, तकनीक ने छीन ली वो बेफ़िक्र घड़ी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही उन लोगों से साझा कीजिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कमेंट करके अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन देते हैं आगे अपने कार्यों को करने के लिए। द रीडिंग नूक, जहाँ किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।